अरे बड़ी ही बेशर्म लड़की है ये, देखो जरा। इतने मर्द खड़े हैं, कैसे बेशर्मों की तरह दुपट्टा एक कंधे पर लटकाकर यहाँ से वहाँ घूम रही है। जब नूर उन औरतों के झुंड के पास से गुजरी तो उनकी बातें सुनकर गुस्से के मारे उसका खून खौल उठा। ये औरतें कौन होती हैं किसी की जात पर बात करने वाली? मैं दुपट्टा गले में लूं या फिर सर पर ओढ़ूं, इस बात से इन औरतों को क्या फ़र्क पड़ता है? गवार जाहिल औरतें। वो मुंह बनाते हुए दादी के पास आकर बैठ गई। दादी ने अपनी खूबसूरत और नाजुक सी पोती को सर से लेकर पांव तक देखा। नई नई जवानी उस पर खूब रंग रूप बिखेर रही थी। औरत हो या मर्द, सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ नूर पर ही जमी हुई थीं और ये देखकर दादी एक गहरा सांस लेकर रह गई थीं। वो नूर के चेहरे के हाव भाव को भांप चुकी थीं कि वो क्यों गुस्से में है, लेकिन खैर, जो माहौल उनके गांव का था उसी के अनुसार उन्होंने चलना था, ना कि नूर की आज़ाद ख्याल के साथ। उसे आज़ाद छोड़ देना था। तो उन्होंने भी टोकना शुरू कर दिया, बेटा सब औरतें तुम्हें ही देख रही हैं, बातें बना रही हैं, तुम दुपट्टा सर पर ले लो। चलो सर पर ना सही तो कम से कम दुपट्टे को दोनों कंधों पर तो फैला लो। लापरवाही से एक कंधे पर दुपट्टा डालकर इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं है, समझी? ये हमारे गांव में अच्छा नहीं समझा जाता और फिर किसी को भी बातें बनाने का मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम बात को अच्छे से समझ जाती हो। मुझे यकीन है तुम यहाँ के माहौल को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगी और अपनी दादी को शिकायत का मौका नहीं दोगी। अभी दादी की और भी बातें चल रही थीं कि नूर बेजार होकर बोल पड़ी, दादू मुझे इन औरतों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। अब अगर किसी औरत ने खुद को चादर में छुपा रखा है, चेहरे पर मास्क लगा रखा है, मगर उसके दिल में खोट है, तो क्या वो अच्छी औरत होगी? सिर्फ सर पर दुपट्टा लेने से किसी औरत की अच्छाई का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? नूर की बात सुनकर दादी चुप हो गई। फिर कहने लगी, बेटा पर्दा करना मुस्लिम औरत पर फ़र्ज है। जवान लड़कियों को शोभा नहीं देता कि वे अपनी खूबसूरती और जवानी लोगों को दिखाएं। लड़कियों को अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखना चाहिए। अभी भी कुछ और कहती कि अजरा बेगम वहाँ आ गई और गुस्से में बोलने लगी, अरे अम्मा जी, आप किसके साथ अपना सर पीट रही हैं? ये तो इंग्लैंड में न जाने क्या क्या करती रही होगी, आप इसे सर पर दुपट्टा लेने को कह रही हैं? बल्कि ये तो वहाँ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्हीं की तरह कपड़े पहनती होगी, कौन जाने क्या क्या करती होगी। वे आंखें मटका मटका कर बोल रही थीं और नूर को उनकी बातें जहर लग रही थीं। वे मेरे बारे में इस तरह की बातें कहने का कोई हक नहीं रखती। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, आप मुझे इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बल्कि मुझे भी अपनी हदों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है और मेरे दिल में भी खुदा का डर है। वैसे भी अपने कर्म की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आपसे मेरे कर्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा अजरा ताई, इसलिए आप अपने काम से काम रखें, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफियर न करें। नूर ने मुंह बनाते हुए अजरा ताई को खूब खरी खरी सुना दी थी। वो ऐसी ही थी मुंह फट, जो दिल में आता सामने वाले के मुंह पर ही कह देती थी और उसका यूँ साफ साफ बोलना लोगों को उसका दुश्मन बना देता था। लेकिन नूर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अजरा ताई तो कानों को हाथ लगाने लगी, देख लीजिए अम्मा, आपकी बहू ने कैसी परवरिश की है अपनी बेटी की। अच्छा, इसे भलाई और बुराई में फ़र्क करना नहीं सिखाया। देखिए कैसे बड़ों के सामने बेधड़क जुबान चला रही है। बस जरा सा दुपट्टा सर पर लेने को क्या कह दिया, इसने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया। अब वहाँ बाकी औरतें भी आकर खड़ी हो गई थीं और अजरा ताई की हाँ में हाँ मिलाने लगी थीं। नूर दिल ही दिल में झुंझलाने लगी। उसने अपने बालों को अच्छे से दुपट्टे में ढक लिया और एक जताने वाली नज़र उन सब पर डालकर वहाँ से उठ गई और अपनी कजिन्स की तरफ चली गई। वे सब आपस में हंसी मजाक कर रही थीं, मगर नूर को आता देखकर सब चुप हो गईं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। वैसे भी उसकी दूध जैसी सफ़ेद रंगत और घने काले घुंघराले बाल जो उसकी कमर से भी नीचे आते थे, उनके कारण वे उससे जलन और हीन भावना महसूस करती थीं और नूर से कम ही बातचीत किया करती थीं। जब भी नूर अपनी कजिन्स की महफिल में बैठती तो उसकी खूबसूरती के आगे अच्छी खासी शक्ल सूरत की लड़कियां भी उससे कम लगने लगती थीं और यही वजह थी कि वो सब लड़कियां उससे दूर दूर रहती थीं। दूसरी वजह यह भी थी कि नूर इस परिवार का अपना सगा खून नहीं थी। दादी यानी नासिरा बेगम ने नूर के बाप को अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। जब नूर के पापा साजिद का जन्म हुआ तो वो अपनी दोनों टांगों से अपाहिज थे और इस तरह नूर के पापा यानी साजिद अपने माँ बाप पर बोझ बन गए थे। और जब अगले ही साल साजिद के दो जुड़वा भाई पैदा हुए तो साजिद के ऊपर से उनके माँ बाप का ध्यान और भी हट गया और यूँ नासिरा बेगम ने साजिद को अपने पास रख लिया।
उन्होंने अपनी सहेली से साफ कह दिया कि तुम अपने दोनों बेटों की परवरिश करो, साजिद मेरे पास रहेगा। और खुदा की कुदरत थी कि धीरे धीरे साजिद जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके पैर भी ठीक होने लगे थे और अब वो एक सफल बिजनेसमैन था। लेकिन उसने मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा, वो सिर्फ दादी को ही अपनी सगी माँ मानता था। लेकिन दादी के अलावा परिवार में किसी दूसरे ने साजिद या उसकी बेटी नूर को अपना नहीं माना था। साजिद इंग्लैंड चला गया, वहीं अपना बिजनेस जमा लिया और वहीं एक अंग्रेज लड़की से शादी भी कर ली। यही वजह थी कि नूर ने नाक नक्श तो अपने पापा का चुराया था और रंग रूप अपनी माँ का। नूर सबका रवैया देखकर बेजार हो गई। पता नहीं मामा पापा मुझे यहाँ इन जाहिल गवार लोगों के बीच छोड़कर क्यों चले गए। इन लोगों के बीच मेरा दम घुटता है। मम्मा से कहूँगी आज ही मुझे वापस बुला लें, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मगर जब वो उन्हें फ़ोन करके अपने पास बुलाने को कहती तो वे उसे टाल देते। नूर समझ नहीं पा रही थी आखिर उनका ऐसा रवैया क्यों है। खुदा खुदा करके शादी के सारे फंक्शन ख़त्म हुए तो वो अपनी दादी के घर वापस आ गई थी। कैसा लगा तुम्हें शादी का फंक्शन? नूर बताओ, मज़ा तो आया ना? ये तो हिंदुस्तान में पहली शादी है ना जो तुमने अटेंड की? राबिया भाभी उससे बहुत ही प्यार से पूछ रही थी। वो बहुत ही मिलनसार औरत थी, बड़े प्यार से बात करती थीं। नूर को इस पूरे परिवार में अपनी दादी के बाद सिर्फ राबिया भाभी ही अच्छी लगती थीं, जो उससे बहुत प्यार से पेश आती। वो उनके साथ छोटी छोटी बातें करने लगी। जब रमीज भाई वहाँ आ गए और बेबाकी से नूर के करीब बैठ गए, इतना करीब कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टच हो गए थे। नूर अनजाने में ही थोड़ा सा पीछे हट गई। इस बात को रमीज भाई ने भी महसूस किया और उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। नूर ने राबिया भाभी को देखा। रमीज जब नूर के करीब बैठे तो न जाने क्यों वो बेचैन सी हो गई थीं। राबिया तो मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ और नूर से भी पूछ लो, शायद उसे भी चाय पीनी हो। नहीं रमीज भाई, मैं चाय नहीं पीती। तुम भी सोच रही होगी कि यहाँ आई हो तो तुम्हें कोई घुमाने फिराने नहीं ले जा रहा, तुम बोर हो रही होगी। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, किसी अच्छी जगह, कोई मूवी देखने चलते हैं। नूर का मूड भी पूरा ऑफ था। आउटिंग का सुनकर वो भी खुश हो गई। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और जब वो तैयार होकर आई तो लॉन्ज में दादी और राबिया भाभी भी मौजूद थीं। उसे देखकर दादी के चेहरे पर नापसंदगी छा गई। यहाँ आए हुए उसे 1 महीना हो चुका था, मगर अभी तक उसके पहनावे में कोई बदलाव नहीं आया था। टाइट जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट और शॉर्ट शर्ट में से उसकी सफ़ेद नाजुक कमर और पेट पर मौजूद गहरा बेली बटन साफ दिखाई दे रहा था। रमीज की नज़रें उसकी बैली पर जाकर अटक गई थीं। उसने जल्दी ही अपनी नज़रें चुराईं। गले में झूलता दुपट्टे के नाम पर छोटा सा स्कार्फ। दादी को देखकर नूर को एहसास हुआ कि वे उसे नापसंदगी भरी नज़रों से देख रही थीं। नूर, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक यहाँ पर रहो सलवार कमीज पहना करो, वो भी नहीं तो कम से कम जीन्स के ऊपर ही कुर्ता पहन लिया करो। दादी पहन लूँगी शलवार कमीज भी, मुझे आदत नहीं है ना। और आज रमीज भाई के साथ जा रही हूँ तो शॉपिंग भी कर लूँगी और वापसी पर जैसा आप कह रही हैं वैसे ही पारंपरिक कपड़े भी ले आऊँगी। वो मोबाइल पर कुछ सर्च करते हुए व्यस्त अंदाज में बोल रही थी। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि दादी के साथ साथ राबिया भाभी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारे यहाँ इस तरह से लड़कियाँ अकेले मुँह उठाकर कहीं नहीं जाती। तुम अपने कमरे में जाओ और आज के बाद मैं तुम्हें इन कपड़ों में न देखूं। दादी अचानक ही इतने गुस्से में आ गई कि नूर हैरान और परेशान रह गई। राबिया भाभी आप ही समझाइए, मैं घर में अकेले रह रहकर बोर हो रही हूँ, मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है। मगर राबिया भाभी का रवैया भी दादी से अलग नहीं था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाऊँगी जहाँ भी तुमने घूमना होगा। नूर को ये समझने में देर न लगी कि राबिया भी यही चाहती थी कि वो उसके शौहर के साथ न जाए। उसके दिल में राबिया भाभी के लिए एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। हीन भावना से पीड़ित औरत, इसे लगता है कि मैं इसके शौहर को इससे छीन लूँगी। इन हिंदुस्तानी औरतों की भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जरा जरा सी बात पर इनकी हीन भावना सर उठाने लगती है। अपने पतियों को लेकर कितनी जल्दी इनसिक्योर फील करने लगती हैं। मुझे भी क्या ज़रूरत थी रमीज भाई के साथ जाने की। वो दिल ही दिल में सोचती हुई वापस चली गई और गुस्से में कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रमीज भाई 2 बार उसके दरवाजे पर आए, दस्तक भी दी, उसे आवाज़ लगाई, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर तक कोई भी उसके कमरे में नहीं आया। बस वो अंदर ही अंदर जलती भुनती हुई सबके रवैयों पर गौर करती रही। यहाँ पर आकर उसे बिल्कुल भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि मम्मा पापा ने तो कहा था वहाँ सब लोग तुमसे बहुत प्यार करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने अपनी मम्मा का नंबर मिलाया मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी। शायद वो कहीं व्यस्त होंगी। वैसे भी ये समय उनका अपनी एनजीओ में गुजरता था।
रात के खाने पर अबीरा उसे बुलाने के लिए आई। जल्दी से आ जाओ बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। न चाहते हुए भी वो खामोशी से बाहर आ गई। वैसे भी उसे बहुत भूख सता रही थी। खाने से नाराजगी तो वो किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाहर आई तो खाने पर अच्छा खासा इंतजाम देखकर वो दिल ही दिल में हैरान रह गई, वरना आम तौर पर तो एक दो डिशेज ही होती थीं, मगर इस वक्त इतनी सारी डिशेज देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। आज घर में कोई आया है? हाँ, यजदान आया है, दादी ने बड़ी खुशी से बताया। यजदान? वो कौन है? अरे वो मेरी इकलौती बेटी का बेटा है, आर्मी में जॉब करता है। बहुत कम ही उससे मुलाकात होती है। इस बार जब छुट्टी पर आया तो मैंने उसे कहा अब तो मेरे पास ही रह लो 2-3 दिन, दादी खुशी से बता रही थी। नूर को भला इस बात में क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो कौन सा उस इंसान को जानती थी? मगर जब वो शानदार हैंडसम नौजवान उसके सामने आकर बैठा तो उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं, सांसें जैसे रुक सी गईं, आंखें उस चेहरे पर थम सी गईं। ऐसा नहीं था उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी न देखी हो, मगर ऐसी कशिश उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो भी एक जादू भरी नज़र उस पर डालकर मुस्कुरा दिया था, और वो मुस्कान, नूर का दिल तो उस मुस्कान में कहीं डूबकर उभर गया था। उसका जी चाहा वो फिर से मुस्कुराए और वो उसके चेहरे को गौर से देखे। जब मुस्कुराने से उसके गालों पर हल्के से डिम्पल पड़े थे जो उसे और भी खूबसूरत बना गए थे। उसकी नज़रें यजदान के ऊपर से हट ही नहीं रहे थे। नूर को याद आया, उसके पापा ने बताया था नासिरा बेगम की एक बेटी थी राहिला। राहिला आंटी का सोचते ही नूर को कुछ कुछ उनकी बातें और उनका चेहरा याद आने लगा। जब भी वो आती थीं तो उसे खुद से लिपटा लिपटा कर प्यार करती। 1-2 बार उसने राहिला आंटी के मुंह से यजदान और अपने रिश्ते के बारे में भी जिक्र सुना था, और तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, ये सोच कर कि वो हिंदुस्तान में रहने का तो सोच भी नहीं सकती। वो नहीं जानती थी यजदान देखने में कैसा है, और उसने सोच लिया था जब भी मामा पापा ने इस बारे में जिक्र किया तो वो इस शादी के लिए बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर देगी। मगर अब जब उसने यजदान को सामने से देखा तो वो उस पर से अपनी नज़रें हटाना भूल चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी धड़कनों पर काबू पाया। इसके बाद तो वो खाना भी नहीं खा पाई। यजदान की नज़रें बार बार उसी पर टिकी हुई थीं। वो जल्दी से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अपनी बदलती हुई हालत पर वो खुद भी हैरान थी। मुझे ये क्या हो गया था? मैं उस इंसान को देखकर इतनी दीवानी सी कैसे हो गई? आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना ही मैं पहले कभी किसी की खूबसूरती, किसी की पर्सनालिटी से प्रभावित हुई हूँ। लोग तो मुझे देखकर पलकें झपकाना भूल जाते हैं, और मैं उस इंसान को देखकर साकित रह गई। आखिर क्यों? 2 दिन तक यजदान उस घर में रहा और 2 दिन तक नूर अपने दिल की धड़कनों को बड़ी मुश्किल से संभालने में कामयाब हो पाई थी। ये उस दिन की बात है जब यजदान को गए हुए 2 दिन हो चुके थे और नूर को ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान अपने साथ सारी खूबसूरती ले गया हो। वो उस समय किचन में राबिया भाभी के पास आई ताकि उनके किसी काम में मदद कर सके। कभी कभी वो सब्जी काटने में उनकी मदद कर दिया करती थी। आज भी इसी इरादे से आई थी। जब राबिया भाभी ने उससे पूछा, शर्म की लाली उसके चेहरे पर फैल गई जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। राबिया भाभी ने उसे शरारती नज़रों से देखा। यानी मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, तुम्हें भी यजदान पसंद आया है। चलो अच्छा है, वैसे भी राहिला फूफी तो तुम्हें अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश रखती हैं। हम तो समझे थे तुम इस बात पर ऐतराज़ करोगी, मगर लगता है तुम्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं। और फिर सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। फूफी ने बाकायदा उसका रिश्ता मांगा। जब मामा पापा ने उससे उसकी मर्जी पूछी तो उसने सारा फैसला उनके ऊपर ही डाल दिया था। बेबी समझ गए कि उनकी बेटी की भी यही मर्जी है। कहाँ तो वो इस बात पर जोर दे रही थी कि उसे वापस बुला लिया जाए, और अब कहाँ वो यहाँ रहने के लिए तैयार हो गई थी। अब न सिर्फ वो पूरी तरह से पारंपरिक कपड़े पहनने लगी थी, बल्कि अक्सर राबिया भाभी के साथ किचन में मिलकर खाना भी बनाने लगी थी। उसे खाना बनाने में परेशानी होती तो राबिया भाभी मुस्कुरा देती, तुम्हें तो मोहब्बत ने पूरा का पूरा बदल दिया है। तब वो सोचने लगती, क्या भाभी सच कह रही हैं? क्या मोहब्बत सच में इंसान को इस कदर बदल देती है? उसे तो इस जज्बे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर अब जब ये एहसास खुद उस पर गुजर रहा था तो वो इसकी सच्चाई से वाकिफ़ हो रही थी। राबिया भाभी उसे बहुत ईमानदारी से हर चीज़ समझाती बताती तो वो उनके सपनेपन से प्रभावित हो जाती। दिल ही दिल में सोचने लगती, राबिया भाभी जैसी इतनी नेक और सच्ची औरत को वैसा पति क्यों नहीं मिला जैसा वो डिज़र्व करती हैं। उसे लगता था कि वे अपनी शादी से खुश नहीं हैं। उनकी आंखों में गहरी उदासी दिखती थी। शायद इसकी वजह ये थी कि शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक वे औलाद की खुशी के लिए तरसी हुई थीं। ऊपर से रमीज भाई का रवैया भी उनके साथ
अच्छा नहीं था। वो एकदम उनके साथ लापरवाह से रहते, मगर वे नूर से बहुत प्यार से बात करते थे। न जाने क्या वजह थी कि नूर को उनकी ये खास तवज्जो जरा भी पसंद नहीं थी। उन्होंने नूर और यज़दान के रिश्ते का भी विरोध किया था। नूर बाहर की मॉडर्न लड़की है, वो यज़दान जैसे लड़के के साथ निभा नहीं कर पाएगी। नूर के लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसके खुले विचारों को समझ सके। कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी थी। जिस तरह की नूर एक आधुनिक लड़की थी, वे उसी नज़रिए से सोच रहे थे। मगर वे ये नहीं जानते थे कि नूर भी यज़दान से मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत में वो खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। उन्हें नूर के इस फैसले पर हैरानी भी हुई थी, मगर उन्होंने कुछ भी कहने से बचाव किया। पिछले कुछ दिनों से राबिया भाभी मायके गई हुई थी। उनके भाई की शादी करीब थी, तो वे ये समय अपने बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी बिताना चाहती थी। उनके जाने के बाद रमीज भाई ने घर के काम के लिए एक नौकरानी रख ली थी, जो खाना पकाने से लेकर बर्तन धोने तक का सब कुछ निपटा कर चली जाती। उस दिन नूर का कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था। जब वो किचन में आई तो थोड़ी देर बाद रमीज भाई भी वहाँ आ गए और उसके बेहद करीब खड़े हो गए। तो मैडम कॉफ़ी बनाने आई हैं? वे अपने गहरे और गंभीर लहजे में बोले। मग में कॉफ़ी डालते हुए नूर बुरी तरह घबरा गई। उसका हाथ कब हिल गया और कॉफ़ी मग के बजाय उसके हाथ पर गिर गई, उसे खुद भी पता न चला। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। रमीज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाथ जला लिया लड़की। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे हाथ पर दवा लगाऊं। उसका नाजुक सा हाथ रमीज की गिरफ्त में था। अरे नहीं रमीज भाई, ठीक है, मैं खुद दवा लगा लूँगी, ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, तुम आओ मेरे साथ। इतनी नाजुक सी तो हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी काम करने की? शब्बों से कहती वो कर देती। आइंदा तुम कोई काम करने किचन में नहीं जाओगी। वो प्यार भरे अंदाज में उसे डांटने लगे तो नूर उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। हमेशा से उसे चीज़ की ख्वाहिश थी कि काश उसका कोई भाई होता। वो अकेले रहते रहते ऊब गई थी, और आज जब रमीज ने मोहब्बत और अपनापन भरा लहजे में उसे डांटा तो उसे लगा कि भाई की कमी पूरी हो गई है। उसके हाथ पर दवा लगाने के दौरान रमीज अचानक ही उसके करीब हो गया था। रमीज के घुटने उसके घुटनों को छूने लगे थे और उसने नूर का हाथ पूरी तरह अपनी गोद में रखा हुआ था। एक हाथ में नूर का हाथ थामे वो दूसरे हाथ से उसे दवा लगा रहा था। नूर अनजाने तौर पर ही पीछे हटने लगी, मगर पता नहीं क्यों उसे रमीज का स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा था। नूर तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस होती है? नूर अब घबरा गई। नहीं रमीज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम मुझे भाई क्यों कहती हो? तुम्हारे मुंह से भाई अच्छा नहीं लगता, तुम सिर्फ रमीज कहो। तुम्हारे होठों से रमीज नाम बहुत अच्छा लगता है। नूर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। दवा लग गई है रमीज भाई, मुझे लगता है दादू बुला रही हैं, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। वो तुरंत कमरे से बाहर भागी। रमीज उसे आवाज़ें लगाता रह गया, मगर उसने अपने कमरे में जाकर ही सांस ली। दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। ये रमीज भाई को क्या हो गया था अचानक से? उनकी नज़रें, शब्द और अंदाज इतना बदल कैसे गए? ये मेरा भ्रम है या जो मैंने महसूस किया वो सच है? इसके बाद उसने कभी भी उनके कमरे में अकेले जाने से परहेज किया, मगर वो खुद ही उसे अकेला देखकर उसके पास आ जाते। बहाने बहाने से उसे छूने लगते, कभी बेझिझक उसकी पीठ पर थपकी दे देते, कभी सिर पर हाथ फेरते और कभी उसका हाथ पकड़कर खींच लेते। और उस दिन तो अपने माँ बाप को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो फिसलकर उसके गुलाबी गालों पर आ गए थे। और रमीज ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके गालों के आंसू साफ कर दिए थे। और जिस अंदाज में रमीज की उंगलियां नूर के गालों पर फिसल रही थीं, नूर को एक अजीब सा एहसास हुआ था। वो एकदम बेदक कर पीछे हटी थी। जब भी वे ये सब राबिया भाभी के सामने करते तो उनके चेहरे पर नापसंदगी साफ झलकती। उस दिन वो सो रही थी जब शोर के कारण उसकी आंख खुली। राबिया भाभी ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थीं। पिछले 2 दिन से दादू अपनी बेटी के घर पर गई हुई थी। उन्होंने नूर से भी साथ चलने को कहा, मगर नूर ने जाने से इनकार कर दिया। उसे अपने होने वाली ससुराल में जाकर रहना अचानक से अजीब लगने लगा। अगर वो पहले वाली नूर होती तो ये एक अलग बात थी। तब वो इन बातों को ज़्यादा महसूस नहीं करती थी, मगर अब वो बहुत बदल गई थी। उसने पूरी ज़िंदगी अब यहीं रहना था और वो खुद को पूरी तरह से यज़दान की पसंद के मुताबिक ढाल लेना चाहती थी। इसीलिए दादू के कहने के बावजूद भी वो राहिला आंटी के घर नहीं गई थी। अब सोते हुए जब उसने ये आवाज़ें सुनी तो उठकर कमरे से बाहर आ गई। सामने राबिया भाभी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थीं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई भी नौकरानी यहाँ नहीं टिकती। मैं किसी नौकर को घर में नहीं रखना चाहती। जाने आप क्या चाहते हैं? क्यों आपको किसी का एहसास नहीं? अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है आपको तो कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल रखें।
क्या हो गया भाभी, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? नूर ने पहली बार राबिया भाभी को इतने गुस्से में चिल्लाते देखा था तो उसका हैरान होना लाजमी था। रमीज भाई तो नूर को देखते ही वहाँ से चले गए और राबिया भाभी भी गुस्से में आगे बढ़ गईं। नूर ने रास्ता रोककर पूछा, अरे कुछ नहीं, वैसे ही बस। मतलब आप तो भाई पर गुस्सा कर रही थी ना? ओह, वो तो नौकरानी की वजह से था। तुम्हारे भाई ने उसे जरा सी बात पर डांट दिया था तो वो नौकरानी काम छोड़कर चली गई। इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि नौकरों के साथ अपना रवैया बेहतर कर लें। जब भी कोई नौकरानी रखती हूँ वो इनकी वजह से छोड़कर चली जाती है। इन्हें किसी का भी काम पसंद नहीं आता और ये जरा जरा सी बात पर डांट देते हैं। न जाने क्यों नूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे राबिया भाभी झूठ बोल रही हैं और वो बात को घुमा रही हैं, मगर नूर को बहस करने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो चुप हो गई। शाम को उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। ये किसका नंबर है? उसने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ यजदान बोल रहा था। उसकी गहरी आवाज़ सुनकर नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे सब कुछ उलट पलट होने लगा हो। पहली बार वो सीधे उससे बात कर रही थी। तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें शाम को लेने आ रहा हूँ। दादू ने कहा है कि तुम आज उनके साथ ही रुको और फिर कल मैं तुम दोनों को वापस छोड़ जाऊँगा। काफ़ी देर तक वो मोबाइल कान से लगाए अविश्वास से बैठी रही और फिर जल्दी से उठी। कुछ दिन पहले ही वो राबिया भाभी के साथ जाकर अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीद कर लाई थी। उनमें से काले रंग का शलवार कमीज उसने निकाला, नहाकर पहना और अभी वो चेहरे पर मेकअप करने का सोच ही रही थी कि भाभी ने कमरे में आकर उसे यजदान के आने की सूचना दी। उसके चेहरे पर एकदम रंग से बिखर गए थे। राबिया भाभी उसे छेड़ते हुए कहने लगी, तुम्हें तो किसी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। यजदान का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर इतने रंग आ जाते हैं जो तुम्हें और भी हसीन बना देते हैं। उनके छेड़ने पर वो एकदम झेंप सी गई। जब राबिया भाभी के साथ बाहर आई तो यजदान ने भी उसे बहुत ध्यान से देखा था। पहली बार जब उसने नूर को जीन्स और शर्ट में देखा था तो उसे नूर का ये पहनावा अनुचित लगा था। घर जाकर उसने अपनी माँ से ख़ास तौर पर इस बारे में जिक्र किया, मम्मी अगर आप चाहती हैं मैं नूर से शादी कर लूँ तो आप उसे पहनावा बदलने के लिए कहें। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पारंपरिक रिवायतों का सम्मान करना जानती हो, ना कि ऐसी जो सबकी नज़रों का केंद्र बनी रहे। घर में रमीज़ भी होता है और आप जानती हैं वो किस मिजाज का इंसान है, इसीलिए आप नूर को अच्छी तरह समझा दें। मगर राहिला बेगम के समझाने की नौबत ही नहीं आई। नूर ने खुद ही खुद को बदलना शुरू कर दिया था। वो यजदान की पसंद के मुताबिक ढल गई थी और आज जब यजदान ने उसे अपने सामने देखा तो वो नजरें चुराकर खड़ी हो गई। मगर यजदान दिलचस्पी से उसकी मासूमियत और खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटने लगा। चलो आओ, दादू इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर आगे बढ़कर उसने अपने हाथों में नूर का मुलायम हाथ थाम लिया और यजदान के स्पर्श को महसूस करते ही नूर के अंदर तक एक नशा सा उतर गया था। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा तो नूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ एक हाथ में सिमट आई हों। वो उसके साथ हल्के कदमों से चल पड़ी, मगर वो हैरान रह गई जब वो उसे घर ले जाने की बजाय एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले आया। अरे ये क्या, आप तो घर ले जाने वाले थे मगर यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारे साथ कुछ हसीन वक्त बिताना चाहता था, कुछ दिल की बातें करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आंखों में ढेर सारी चाहत समेटे वो नूर को देख रहा था। उसकी इतनी सी बात पर ही नूर के चेहरे पर खिलते रंगों को यजदान ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसे नूर का ये शर्माया शर्माया सा रूप बहुत पसंद आया था। फिर उस दिन दोनों ने बहुत सारी बातें की। एक साथ वक्त बिताकर उन्हें पहली बार एक दूसरे को समझने का मौका मिला था। यजदान उसे समंदर किनारे भी ले गया और फिर गीली रेत पर नंगे पैर दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलते हुए अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। और जब दोनों थोड़ी देर के लिए वहीं बेंच पर बैठे तो यजदान धीरे से उसके करीब हुआ था और वो एकदम से चौंक उठी। यजदान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठना चाहिए। ये सब किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पल भर में ही उसकी सारी शर्म और हया कहीं गायब हो गई थी और उसकी जगह घबराहट और गुस्से ने ले ली थी। यजदान की इस हरकत ने उसे गहरे अंदर तक झंझोड़ दिया था। तो क्या ये भी वही आम मर्दों की तरह है जो किसी की तन्हाई का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते? उसका दिल बहुत बुरा हुआ था, मगर यजदान की अगली बात ने उसे अपनी सोच पर शर्मिंदा कर दिया। अरे, मैं तो तुम्हें अपने मोबाइल में ये वीडियो दिखाने वाला था जो तुम्हारे बचपन की वीडियो है और मम्मा ने मुझे कल ही सेंड की थी। पता नहीं तुमने क्या समझा। उसी वक्त यजदान उसे लेकर घर वापस आ गया। राहिला आंटी के घर पहुंचने के बाद भी नूर उससे कुछ खिंची खिंची सी रही, जबकि यजदान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे कोई मनचाही चीज़ मिल गई हो। अगले दिन जब वो दादू के साथ घर वापस आई तो उसने देखा
राबिया भाभी बुरी तरह रो रही थीं। दादू को देखकर वो तुरंत उनसे लिपट गईं। क्या हो गया तुम्हें राबिया, रो क्यों रही हो? तुम्हें रमीज ने कुछ कहा तो नहीं? तब राबिया भाभी ने धीमे स्वर में दादू को अकेले में बात करने की गुजारिश की तो दादू ने नूर को वहाँ से जाने को कहा। तुम अपने कमरे में जाओ नूर, मुझे राबिया से अकेले में कुछ बात करना है। नूर हैरान हुई। आखिर घर में ऐसी कौन सी प्राइवेट बातें हैं जो उसके सामने नहीं की जा सकती। लेकिन उसने बहस नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। लेकिन उसने जाते जाते सुना था राबिया भाभी रोते हुए दादी को कुछ कह रही थी और उसमें रमीज़ और नूर का नाम आ रहा था। वो हैरान तो हुई, लेकिन फिर यज़दान के ख्याल ने उसे इन सारी बातों से दूर कर दिया था। वो बस यज़दान के हसीन ख्यालों में डूब गई थी। दादू ने नूर की माँ से बात की और उनसे कहा वे लोग लौट आएँ, क्योंकि वे 1-2 महीने में ही नूर और यज़दान की शादी करना चाहती हैं। और यज़दान का साथ मिलना नूर के लिए खुशकिस्मती की बात थी। वो तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। उस दिन वो अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। सोते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके गालों को हल्के हल्के छू रहा हो, कोई उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा हो। कुछ देर तक तो उसे समझ ही ना आया कि ये सपना है या हकीकत, मगर जब ये एहसास और तेज होने लगा तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। सामने देखा तो रमीज भाई उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। बल्कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो वासना थी, जिसे देखकर नूर एकदम से घबरा गई। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और कमरे की लाइट जला दी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं रमीज भाई? आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। मैं जाने के लिए नहीं आया, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। पहले मेरी बात पूरी होने दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कौन सी बात करनी है आपको, जल्दी कहिए। तुम्हें शादी से इनकार कर दो नूर, तुम यज़दान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकोगी और मैं तुम दोनों को कभी भी खुश रहने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर नूर तो जैसे सन रह गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रमीज भाई, आप होश में तो है ना? न चाहते हुए भी उसके बोलने का अंदाज कड़वा हो गया। हाँ, मैं पूरी तरह होश में हूँ और जो कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। राबिया से शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। काश अगर तब मैंने तुम्हें देखा होता, तुमसे मिला होता, तो मैं कभी भी उस आम सी शक्ल सूरत की बांझ औरत से शादी नहीं करता। मगर तुम मेरी वाली गलती मत करो नूर। जैसे मैंने एक बांझ औरत को अपनाया, तुम यज़दान को मत अपनाओ। यज़दान बेशक पढ़ा लिखा है, मगर अंदर से वही परंपरागत आदमी है जो औरत को कैद करके रखना चाहता है। मगर मेरे साथ शादी करने का तुम्हें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकोगी। मैं तुम्हें कभी किसी बात पर नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम खुद पर गर्व करोगी। अब नूर का सब्र जवाब दे गया। बस कर दीजिए रमीज भाई, खुद को मेरी नज़रों में इतना मत गिराइए। मैंने आपको हमेशा एक भाई की तरह देखा है और अब आप इस रिश्ते की इंसल्ट कर रहे हैं। आप यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती आपकी सारी बकवास राबिया भाभी सुने और उनका दिल टूट जाए। ये तो मुझे बार बार भाई कहना बंद करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे भाई भाई कहती हो। ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना तुम मेरी बहन हो, और ना मैं तुम्हें कभी अपनी बहन मान सकता हूँ। जब से तुम्हें देखा है तुम्हें किसी दूसरी नज़र से ही नहीं देखा। और रही बात राबिया की, तुम्हें अब भी उस औरत की परवाह है। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं। वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। नूर घबराकर पीछे हटने लगी। आप यहाँ से चले जाइए रमीज भाई, ये वक्त इन बातों के लिए सही नहीं। अगर इस समय कोई भी कमरे में आ गया तो आपके साथ साथ मेरी इज्जत का भी तमाशा लग जाएगा। आपको तुरंत अपने कमरे में चले जाना चाहिए, नूर ने सख्ती से कहा। मगर रमीज को जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। चलो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही ठीक। मैं तो चाहता था तुम खामोशी से मेरी बात मान लो, मगर नहीं, तुम्हें कोई ना कोई ड्रामा जरूर चाहिए। मैं तो प्यार से अपनी बात मनवाना चाहता था, मगर नहीं, जब तक तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ना की जाए तुम आसानी से बात नहीं मानोगी। उसके शब्दों की गंभीरता ने नूर को जकड़ लिया। उसे अपनी ओर बढ़ते देख उसके होश उड़ गए। उसने कमरे के दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की, मगर रमीज़ ने झट उसका बाजू पकड़ लिया और कमरे के बीच में खींच लिया कि एक झटके से उसे। नूर ने चीखने की कोशिश की, मगर रमीज़ ने तुरंत उसके, और फिर उसी समय दरवाज़ा ज़ोर से खुला और राबिया भाभी कमरे में दाखिल हुई। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। नूर ने जब उनकी ओर देखा तो वो बुरी तरह सहम गई। रमीज़ भी घबरा गया। अरे तुम यहाँ? ये बात मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नूर तेज़ी से उनके पास भागी। भाभी, ये मेरे कमरे में आ गए और ये मेरे साथ। नूर से तो बात भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तुमसे मैं बाद में बात करूँगी नूर, पहले मुझे इस इंसान से बात करनी है जो रिश्तों की तमीज़ भी नहीं जानता
अपने ही घर में अपनी ही इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। तुम गलत समझ रही हो राबिया, इस लड़की ने खुद मुझे अपने कमरे में बुलाया था। रमीज़ के इल्ज़ाम पर नूर तड़प कर आगे बढ़ी, मगर राबिया भाभी ने उसे रोक दिया। बस कर दो रमीज़, अपनी घिनौनी हरकतों को छुपाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने रमीज़ को बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। नूर ने कांपते हाथों से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर बेबस होकर ज़मीन पर बैठती चली गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये उसके साथ क्या होने वाला था? अगर राबिया भाभी ना आती तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। इस घटना के बाद राबिया भाभी का नूर से व्यवहार काफ़ी कुछ बदल चुका था। ना वे पहले की तरह उससे हंसकर बातें करती और ना ही हर वक्त उसे अपने साथ लगाए रखती थीं। नूर को हैरानी तब हुई जब दादू ने कहा, बेटा तुम ज़्यादातर अपने कमरे में रहा करो और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया करो। मैं राहिला से बात करूंगी कि वो जल्दी आकर अपनी अमानत अपने घर ले जाए, और तुम्हारे माँ बाप से भी कहूँगी कि वे जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। तुम्हारे माँ बाप आएंगे तभी तुम्हारी शादी की तारीख भी तय की जाएगी। नूर ने दादी की ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। दादू, क्या आप मुझसे इतनी तंग आ गई हैं कि जान छुड़वाना चाहती हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा? क्या मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन गई है? तब दादू ने उसे अपने गले से लगा लिया और गहरी सांस ली। बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जिनसे इंसान नजरें चुरा लेता है, मगर सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। यही हाल मेरा भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी के नसीब पर दाग लग जाए। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरा खुदा जानता है, मैंने कभी साजिद को गैर नहीं समझा, हमेशा उसे अपना सगा बेटा समझा है। और साजिद के हवाले से तू मुझे बहुत प्यारी है। तू मेरे वजूद के समान है और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूं। नूर दादी से लिपट कर रोने लगी। ऐसी बातें मत करें दादू, अगर आप रोएंगी तो मैं भी रो दूंगी। दादू ने उसके बालों पर हाथ फेरा। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, जब तुम छोटी थी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तस्वीरें भेजते थे और मैं तड़प उठती थी तुमसे मिलने के लिए। जब तुम यहाँ आती थी तब मेरा दिल चाहता था कि तुमसे जी भरकर प्यार करूं। जब तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि वे तुम्हें हमेशा के लिए यहीं छोड़कर जा रहे हैं और मैं ही तुम्हारी शादी तय करूंगी, तब मैं बहुत खुश हुई थी। और सबसे पहले मेरे दिमाग में यज़दान का नाम ही आया था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है और वो तुम्हारे जैसी नेक लड़की के काबिल हो सकता है। दादू ने नूर का चेहरा अपने हाथों में लिया और ममता से कहा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, बल्कि ऐसा करो तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ दिन तुम मेरे साथ गुजारो, मेरी आंखों के सामने रहो। नूर, जो ये समझ रही थी कि दादू को उस पर शक हो गया है, अब एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि दादू को अपने पोते की नेचर का अच्छी तरह अंदाजा है, इसीलिए तो दादू उसे अपने साय में छुपा कर रखना चाहती हैं। शादी की तारीख 1 महीने के बजाय 2 हफ्ते बाद तय कर दी गई थी। नूर के माँ बाप भी घर आने की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में रमीज का गुस्से से बुरा हाल था। वो बार बार नूर के सामने आता, उससे बात करने की कोशिश करता, मगर जब राबिया भाभी या दादू पास होती तो चुप हो जाता। लेकिन जब उसे अकेला देखता तो तुरंत उस पर हावी होने की कोशिश करता। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस शादी से इनकार कर दो, मगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। देखना मैं क्या करता हूँ। आज वो उसे धमकी देकर गया था। दोपहर का समय था। नूर गुनगुनाते हुए अपने बालों में कंघी कर रही थी जब अचानक उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे। कोई बार बार मैसेज भेज रहा था। वो मुस्कुरा दी, शायद यज़दान का मैसेज हो, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल उठाया उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये तस्वीरें, ये मैं हूँ और रमीज़ भाई। नूर के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। ये तस्वीरें कब और कैसे ली गईं? उसका दिमाग सुन पड़ने लगा। वो घबराकर फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमा कर रह गई। तस्वीरें एडिट की हुई लग रही थीं, मगर वो जानती थी ये उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। अगर यज़दान ने इन पर यकीन कर लिया तो। उसने कांपते हाथों से रमीज को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से उसकी घिनौनी हंसी सुनाई दी। आखिरकार तुमने मुझे कॉल कर ही ली। तुम्हें मेरा ख्याल आ ही गया है ना? मैं जानता था तुम ज़्यादा दिनों तक मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। और नूर का खून खौल उठा। तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? ये क्या किया तुमने? ये तस्वीरें कैसे लीं? तुम सोचते हो कि इन तस्वीरों से तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? मैं सबको बताऊंगी कि तुम मुझे किस तरह परेशान कर रहे हो। रमीज ने सातिन हंसी हंसी, बताना है तो शौक से बता दो, कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। और ये तस्वीरें मैं यज़दान को भेज रहा हूँ। रमीज की बात सुनकर नूर का दिल एकदम से दहल गया।
नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। मैंने तुमसे आराम से कहा था कि मुझसे शादी कर लो, मगर तुम नहीं मानी। अब देखना, शादी वाले दिन ही यज़दान तुमसे शादी से इनकार कर देगा। मैं तस्वीरें भेज चुका हूँ और अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना बाद में मुश्किल तुम्हें ही होगी। वो हंसते हुए फ़ोन काट चुका था, जबकि नूर एकदम स्तब्ध खड़ी रह गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर यज़दान ने तस्वीरों पर यकीन कर लिया तो सब मुझे आज़ाद ख्याल समझते हैं, कहीं वो भी मुझे गलत न समझ ले। उसने बार बार रमीज़ को कॉल की, मगर अब वो जानबूझकर फ़ोन काट देता। आखिरकार उसने कॉल उठाई और बेरहमी से बोला, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अकेले में मुझसे आकर मिलो और वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर शायद मैं तुम्हारी बात मान लूँ। नूर के लिए ये सब आसान नहीं था। वो डर और बेबसी में घिरी हुई थी। उसी समय दादू उसके पास आई और उसे परेशान देखकर पूछा, नूर बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? हर लड़की की ज़िंदगी में ये समय ज़रूर आता है, उसे अपने घर जाना ही होता है। यज़दान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, फिर तुम परेशान क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। नूर चुप रही। चाह कर भी वो दादी को कुछ बता न सकी। उस दिन राहिला आंटी के घर दावत थी, सब लोग जा रहे थे। नूर भी जाना चाहती थी, मगर दादू ने रोक दिया। नहीं बेटा, तुम घर में ही रहो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है और वैसे भी रमीज़ और राबिया भी दावत में जा रहे हैं। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। नूर ने सुकून की सांस ली और सिर हिला दिया। उसे रमीज़ की मौजूदगी में अकेले नहीं रहना था, और ये सुनकर कि रमीज़ भी जा रहा है, वो एकदम सुकून से हो गई। दादू के जाने के बाद नूर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। अभी 1 घंटा ही गुजरा था, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी जल्दी ये लोग वापस आ गए? नूर ने दरवाज़ा खोला, मगर सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। रमीज़। उसे देखकर तो नूर के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। हाँ, मैं यहाँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊँ। वो दरवाज़ा वैसे ही खुला छोड़कर उसकी ओर बढ़ने लगा। नूर भागते हुए दादू के कमरे की ओर जाने लगी, मगर उसने एकदम आगे बढ़कर नूर का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। तुम कब तक मुझसे भागोगी और कितना भागोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा? जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अब तुम्हें कोई भी मुझसे बचा नहीं सकता। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैंने शराफत से कहा था मुझसे दोस्ती कर लो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो बहके हुए अंदाज में बोल रहा था। नूर का हाथ अब भी उसके हाथ में था और वो लगातार रो रही थी। रमीज़ भाई, मैं आपके परिवार की इज्जत हूँ, आपको मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। छोड़िए मेरा हाथ और यहाँ से चले जाइए। मगर रमीज़ होश में कहाँ था। वो ज़ोर से हंस पड़ा। इतना पागल समझा है मुझे? इतनी मुश्किल से तो जान छुड़ाकर वहाँ से निकल कर आया हूँ। इससे पहले वो कुछ और कहता, दादू और यज़दान के आने की आवाज़ सुनाई दी और रमीज़ बुरी तरह घबरा गया और नूर भागते हुए दादू के गले से जा लगी। दादू, इसने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, इसने कहा था कि इसे मुझसे कोई काम है। रमीज़ की बात सुनकर नूर ने अचानक यज़दान की ओर देखा, जिसके चेहरे की नसें तन गई थीं और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। नूर के तो होश उड़ गए। उसे यज़दान के चेहरे के हाव भाव बुरी तरह डरा चुके थे। धीरे धीरे उसका दिमाग सुन्न होने लगा और फिर वो होशो हवास से बेगाना होती चली गई और लहराकर दादी की बाहों में झूल गई, जबकि यज़दान अपने होठों को अपने दांतों से दबाने लगा। उसके चेहरे पर सोच के गहरे आसार थे। और जब नूर को होश आया तो दादू उसके पास बैठी हुई थीं और हैरान आंखों से उसे देख रही थीं। लेकिन उसकी खुशी की कोई हद न रही जब उसने अपने माँ बाप को भी अपने पास पाया। इतने समय बाद उन्हें अपने करीब पाकर वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो कितनी देर तक उनके गले लगकर रोती रही। अब घर में जैसे खुशियाँ लौट आई थीं। नूर खुद को अब सुकून से और महफूज महसूस करने लगी थी, मगर जब भी उसका ध्यान यज़दान की तरफ जाता तो वो एकदम से परेशान हो जाती। यज़दान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? कहीं वो भी मुझे गलत समझना शुरू न कर दे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसके दिल से मेरे लिए शक कैसे दूर करूं? हर वक्त दादू उसके पास रहती और उसका ख्याल रखती, जबकि उसकी माँ और राबिया भाभी शादी की खरीदारी में बिजी हो गई थीं। हर चीज़ भी अपनी पसंद से ले रही थीं। नूर ने इस मामले में कोई भी दखल नहीं दिया था। आपको पता है मेरी पसंद कैसी है, जो आपको अच्छा लगे वही ले लें। जब मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। और इसीलिए फ़िलहाल बेहतर यही है कि आप खुद ही शॉपिंग कर लें। उसने एक ही वाक्य में सारी बात ख़त्म कर दी थी और फिर शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से होने लगीं।
इस पूरे वक्त के दौरान उसे दोबारा रमीज का चेहरा नहीं देखना पड़ा और ना ही किसी ने उसके बारे में कोई बात की। वो खुश थी कि उसका पीछा छूट गया। वो शादी करके यजदान के घर जा रही थी, मगर यजदान का ठंडा रवैया उसे भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा था। और फिर उसकी शादी का दिन भी आ गया, जब वो लाल जोड़े में सजी यजदान की दहलीज पर उतरी थी। कितना इंतजार किया था उसने इस दिन का कि वो अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत कैसे करेगी, अपने महबूब शौहर के साथ। ज़िंदगी कितने मज़े से गुजरेगी, उसकी मोहब्बत का जवाब वो कैसे देगी। मगर अब दिल में शक और डर पैदा होने लगे। न जाने यजदान का रवैया कैसा होगा, वो किस अंदाज में पेश आएगा। कहीं रमीज़ की वजह से मुझ पर इल्ज़ाम न लगा दे, मुझे गलत न समझे। कमरे में अकेली बैठी वो कब से यजदान के आने का इंतज़ार कर रही थी, और फिर जब वो आया तो खामोशी से उसके सामने बैठ गया। न उसने नूर की तारीफ़ की, न अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और ना ही उसे सराहा। उसकी आंखों में गहरी सोचें और उलझनें थीं, और नूर ये सब देखकर एकदम से घबरा गई। कहीं उसने ये शादी घर वालों के दबाव में आकर तो नहीं की, कहीं ऐसा तो कि वो सच में मुझे गलत समझता है। मगर यजदान की बात ने उसके सारे शक दूर कर दिए। उस दिन जब मैंने रमीज़ को तुम्हारे बेहद करीब देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं समझता था वो खबीस इंसान घर में कभी भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा, मगर वो इतना गिर जाएगा इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। नूर ने सिर उठाकर देखा। तो क्या आप जानते हैं कि रमीज़ भाई? हाँ, मैं उसकी नेचर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बल्कि मैं क्या, सब लोग ही जानते हैं कि उसकी नज़रें तुम्हारे लिए साफ़ नहीं थीं। इस बात से मैं बेखबर था। अगर पहले से पता होता तो मैं पहले ही निकाह करके तुम्हें अपने इस घर में ले आता। जब उस दिन वो अचानक हमारे घर से गायब हो गया तो दादू परेशान हो गई थी कि कहीं वो यहाँ तो नहीं आ गया। उनका इस तरह से घबरा जाना मुझे चौंका गया। उसी वक्त मैं दादू को लेकर घर आया तो देखा वो अपनी हरकतों पर उतर आया था। तुम तो बेहोश हो गई थी, इसलिए तुमने वो सब कुछ नहीं देखा जो हुआ। मैंने उसे बहुत मारा था, बहुत बेइज्जत किया। दादू ने तो नफरत से उसकी तरफ से अपनी गर्दन घुमा ली थी। दादू ने भी उस पर बहुत गुस्सा किया था। राबिया भी तो उससे तलाक लेने की बात कर रही थी। वो घर की नौकरानियों पर भी हाथ साफ करने से बाज नहीं आता था, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो तुम पर बुरी नज़र रखे। ये सुनकर नूर हल्की फुल्की सी हो गई थी। मुझे डर था आप मुझ पर शक करेंगे और मुझे गलत समझेंगे। तुमने मुझे समझने में गलती की है नूर। मैं तुम्हारी नेचर को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम कितनी अच्छी हो, शर्म और हया का पुतला। उस दिन जब तुमने मेरी हद से आगे बढ़ने से मुझे रोका था, और जो उस वक्त तुम्हारी हालत थी, उसने मुझे ये समझने में देर नहीं लगाई कि तुम बिल्कुल भी वैसी ही हो जैसी मैं बीबी चाहता हूँ, शर्मीली, पाक दामन और वफादार। और अब मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी हो। नूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानती थी ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, मगर अगर किस्मत में अच्छे लोग लिखे हों तो अंधेरा कभी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। यजदान ने उसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया, उसकी तारीफ़ भी की। धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, और वो एकदम हल्के फुल्के अंदाज में यजदान की बाहों में सिमट गई थी। कितना सुकून था इन बाहों में, कितना सुकून था यजदान के हर स्पर्श में। वो आंखें बंद करके इस सुकून को महसूस करती रही, और यजदान उस पर अपनी मोहब्बतों की बारिश करता रहा। धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। फिर एक दिन जब राबिया भाभी ने उसे गले से लगाकर हमेशा खुश रहने की दुआ दी तो उन्होंने कहा था, मुझे यही डर था कहीं मेरे शौहर तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दें, कहीं तुम्हारा दिल उजड़ ना जाए। इसीलिए मैं चाहती थी तुम जल्द से जल्द यजदान के घर चली जाओ, ताकि तुम महफूज रहो और मेरे शौहर की हवस भरी नज़रें तुम्हारा पीछा ना कर सकें। एक हादसे ने रमीज को भी बदल दिया था। जब उसने मौत को करीब से देखा तो उसे अपने सारे गुनाह याद आ गए, उसे अपना रब भी याद आया, और तब वो फूट फूट कर रोया था। दादू अब सुकून से थी कि उनका पोता गुनाहों से तौबा कर चुका है, और अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनका सर शर्म से झुक जाए। और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि वो वाकई बदल चुका है। अब वो किसी लड़की को देखकर अपनी नज़रें झुका लेता था, और जिस दिन अल्लाह ने उसे बेटी की नेमत दी उस दिन तो वो पूरा का पूरा बदल गया था। अब वो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत करने वाला इंसान बन चुका था। उसे एहसास हो गया था कि दुनिया कर्मों का प्रतिफल का नाम है। आज जो करेगा कल उसकी अपनी बेटी को भी वही भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।